हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले हम लोग हर एक चैप्टर के पॉलिटिकल साइंस के जो एमसीक्यू है चैप्टर वाइज कवर करेंगे, और अब हम लोगों का चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक मॉक टेस्ट सैंपल पेपर सीबीएसई के जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो मैंने खुद के बनाए हैं जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जो भी 6 के 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट बुक है उसके 3 चैप्टर के जो कंबाइंड एमसीक्यूज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज उसे जाके पहले देखियो। और आज हम लोग सेकंड बुक है जिसमें हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, उनको कंबाइन करके जिसमें सारे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद अब हम जो बाकी जो 6 के 6 चैप्टर्स उनको कंबाइन करके अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे। और कम से कम ऐसे मैंने कहा था कि 8 से 10 सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम आते आते हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं होंगे कि जहां आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेकंड बुक है उसको कंबाइंड एमसीक्यू तीनों चैप्टर को मिलाकर मैंने बनाया। सबसे पहले स्टार्ट है कि क्वेश्चन है कि नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय, नीति आयोग का जो वाइस प्रेसिडेंट है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखा है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, या इसमें से सभी में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। इसका आंसर है कि प्राइम मिनिस्टर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिसी अडॉप्टेड बाय नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है कि विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, भारत आजाद हुआ, तो भारत के आगे सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्या था। पहला है नेशनल इंटीग्रेशन का, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तीसरा पॉपुलेशन का, चौथा अनएम्प्लॉयमेंट का। लेकिन अगर हम आजादी के टाइम की बात करें, सबसे पहले हमारे मेन चैलेंजेस क्या थे। नेशनल इंटीग्रेशन, किस तरह से देश को आपस में जोड़ के रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। नेक्स्ट है कि इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर डैश एंड डैश, कि इंडिया ने 2 बार सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो वो दोनों बार कब कब किया। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन है 1974 और 1998। जब 1974 में फर्स्ट हुआ था, तब उस टाइम देश की जो लीडरशिप थी वो किसके हाथों में थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में थी। और जब सेकंड टाइम जब हमारा सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस टाइम देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आपको पूछा जा सकता है किनके लीडरशिप में हुई थी। तो पहले इंदिरा गांधी की लीडरशिप में आके नेहरू जी ने बहुत उसी टाइम से काम स्टार्ट हो गया था, पर जो सक्सेस मिली वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। और दूसरा हुआ था, याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आंसर है 1974 और 1998। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूट साइट बिटवीन द इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट साइट है। इसमें से कौन सा ऐसा साइट है जो नहीं है, डिस्प्यूट का, लड़ाई का कारण नहीं है। डोकलाम, गलवान वैली, तो रोज ही आप लोग न्यूज में सुनते हो। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, लिपू लेक पास। ये जो है डिस्प्यूट का नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है द निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, he entered into what was called the standstill agreement in India in November 1947 for dash while negotiation with the Indian government were going on। हमने देखा था कि निजाम जो हैदराबाद का था, रूलर था, उसने क्या करा था कि पहले उसने इंडिपेंडेंट कहा था कि वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट देश रखना चाहता है। फिर साथ ही साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और उसके बीच में, तो वो कितने टाइम के लिए उसको स्टैंड स्टिल पे रखा और बातचीत चलती रही। क्या वो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए? तो इसका ऑप्शन है 1 ईयर के लिए उसने उसको रखा था। नेक्स्ट क्या था, फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री इज द आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, दीज रिमार्क वर मेड बाय, कि जो फॉरेन पॉलिसी किसी देश की है वो बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसी का आउटकम है। ये जो किसके द्वारा कहा गया, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और नेहरू जी आपको पता है कि देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और देश के फर्स्ट आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जब तक वो जीवित रहे तब तक वो प्राइम मिनिस्टर और एज अ फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही बड़े डिपार्टमेंट अपने पास रखा हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट है कि द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज कीन टू एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द हैदराबाद, तो बिल्कुल सही, हैदराबाद के लिए अलग स्टेट रखना चाहते थे। जम्मू कश्मीर रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जिस परिस्थिति एक ऐसी बनी थी, सिचुएशन एक ऐसा बना था जो बाद में उनको मजबूरन साइन करना पड़ा था, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है, रॉन्ग। द इशू ऑफ जूनागढ़ वर रिसॉल्व विद द, ये भी सही है। जो त्रावणकोर, इसमें जो पूछे कौन सा फॉल्स है, तो हमें पहले ही दिख गया कि एक स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका आंसर वही है, जम्मू कश्मीर रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट है, बाकी भी ऑप्शन आप पढ़ लिया करो, क्योंकि वो चीजें जो आपके नॉलेज से काम आती है, इसी में से कोई कैप्टा क्वेश्चन बन के आ जाए। क्योंकि जब मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू लिए तो मैंने बताया था कि वो पहला कौन सा स्टेट था जिसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, त्रावणकोर मैंने बताया था। तो ये सब चीजें क्या होती है, पढ़ने से आपको थोड़ी सी और ज्यादा नॉलेज चैप्टर के बारे में मिल जाती है।
नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट विच वो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हम सभी जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने देश को यूनाइट किया, एक साथ किया, इसीलिए उनको ट्रिब्यूट करने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है पटेल जी के बारे में। ही हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। ही वॉज विजनरी एंड गुड स्पीकर, बहुत दूर की सोचते थे और बहुत अच्छा ही बोलते थे। कि मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी इंटरेस्टेड और टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। भैया मुस्लिम लीग ऐसा कभी भी नहीं सोचते थे, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में 4 स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कि नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू में डिस्कस किया था। नीति आयोग डज नॉट इंश्योर द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन फेडरलिज्म, ये गलत है नीति आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग लिखा है ना कि नीति आयोग डज नॉट इंश्योर द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, ये तो भैया कॉपरेशन पे ही बेस्ड है। प्लानिंग कमीशन को हटाकर इसने बनाया इसीलिए क्योंकि इसमें ज्यादा कॉपरेशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। कह रहे नीति आयोग सर्व एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट, हमने पढ़ा था नीति आयोग कैसे सर्व करता है, एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट डैश फेडरलिज्म व्हाई गवर्नमेंट एक्ट एज अ डैश विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव एंड फैसिलिटेटर। नीति आयोग सर्व एज अ थिंक टैंक ऑफ द प्रमोट फेडरलिज्म व्हाइल गवर्नमेंट एक्ट एज अ, इसका सही ऑप्शन है कोऑपरेटर एंड फैसिलिटेटर। नेक्स्ट है कि वाई वॉज प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, आखिर जो है नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस कर दिया, क्यों उसको हटा दिया गया। तो कह रहा है कि मोर पुश वर रिक्वायर्ड टू कॉप अप विद द प्रेजेंट चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, कि अब भैया ज्यादा पुशअप की जरूरत थी क्योंकि आज के टाइम में जो देश के सामने चैलेंजेस थे उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, और इसीलिए प्लानिंग कमीशन जो है वो आउटडेटेड हो चुका था, उसमें जो फेडरलिज्म नहीं थी, कोऑपरेटिव नहीं थी, इसीलिए इसको हटाकर नीति आयोग को यहाँ पर रिप्लेस किया गया। नेक्स्ट कहता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट वाज बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैड अ नेगेटिव इफेक्ट, जो स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन है बनाया गया था उसमें उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट था। तो इसका आंसर है कि मूवमेंट स्टार्टेड इन मैनी एरिया ऑफ द कंट्री डिमांडिंग फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेपरेट स्टेट, की जो बहुत सारे जगह पे मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे अलग अलग एरिया में, और वो लोग भी चाहते थे कि भैया दो छोटे छोटे देश अपना स्टेट को बनाना चाहते थे कौन से भी लैंग्वेज के बेसिस पे, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। कह रहा है चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, में से कौन सा ऑड वन है। तो प्रत्येक एक करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बिल्कुल सही है, तभी बना था। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट 512 दे रखा है, जबकि नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट कितने थे 565, 565। तो ये जो पेयर बने हैं वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर जो होगा ऑड ये है। कह रहा व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ऑपोजिशन पार्टी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जिन बच्चों ने टॉपिक को नहीं पढ़ा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कौन से चैप्टर मिलेगा आपको, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर मिलेगा। तो कह रहा है व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ऑपोजिशन पार्टी, मैं चाहती हूँ इसका आंसर बता सकती थी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरा पैराग्राफ को आप पढ़े अच्छे से। कह रहा था सीपीआई विच वाज इन फेवर ऑफ सोवियत यूनियन ग्रो क्लोजर विद द कांग्रेस, ऑपोजिशन पार्टी के बारे में बताना, देश के बारे में नहीं बताना। तो ध्यान रखना देश पे क्या इफेक्ट पूछा है वो भी पूछा जा सकता है इंडो चाइना वॉर के बाद, और जो ऑपोजिशन की पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी थी, उन पे क्या प्रभाव पड़ा, दोनों ही क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आप लोग मुझे इसका आंसर 15 क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 दिस प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट वुड बी इन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, कि 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ था उसमें सभी सीनियर नेताओं ने डिसाइड किया था कि भैया जब देश आजाद हो जाएगा तो जो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट बनाए जाएंगे। बट उसके बावजूद द लीडर वर अगेंस्ट इट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद फिर भी वो इस तरह की बातों पे सहमत नहीं हुए, उसके खिलाफ थे। तो क्यों, ऐसे रीजन क्या था। तो पहला कह रहा थिंग्स चेंज आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, क्योंकि आजादी के बाद चीजें बहुत बदल गई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, जबकि ऐसा हो गया था। दूसरा माई टू लीड द डिसइंटीग्रेशन, भैया लग रहा था कि देश किस तरह से देश के अगर छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, देश में बहुत ज्यादा मतलब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी, टू अडॉप्ट अ प्लान्ड इकोनॉमी, तो उसका करेक्ट आंसर है दोनों, ए और बी। ये दोनों ही डर जो थे देश के नेताओं को था कि देश और भागों में टूट ना जाए, और साथ ही साथ ये जो था चीजें बहुत ज्यादा बदल गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, कि देश में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे, कम्युनल राइट स्टार्ट हो गए थे। 1920 में कोई सोच भी नहीं सकता था जो हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई मिलकर देश की आजादी के लिए साथ लड़ रहे, और बाद में आजादी के बाद चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट हो गए थे।
नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग द नेहरू एरा व्हाई डिड सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप इन आवर कंट्री बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक ऑफ लेड बाय यूएस। कह रहा है कि नेहरू जी के टाइम में बहुत सारे ऐसे नेता थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, लोग थे जो चाहते थे कि हमें जो है यूएस के साथ ज्यादा अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो इसका आंसर है कि क्योंकि ये जो है बिकॉज यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी मोर प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रोमोटेड कैपिटलिज्म, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कहते हैं प्रो डेमोक्रेटिक, हम भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहते थे और यूएस जो उस टाइम पे सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री था, कैपिटलिज्म था, तो इसी कारण से वो लोग चाहते थे कि हम भी उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। नेक्स्ट है कि आफ्टर नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है जो हर साल बच्चों को आती है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी चाइना गए थे, बट वो चाइना गए थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर। याद होगा 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को देश का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, तो एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो चाइना गए थे, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे। जब प्राइम मिनिस्टर बने थे देश में 1999 में, 1997 में, तो उसके से पहले और भी एक देश में प्रधानमंत्री थे नेहरू जी के बाद जो कि चाइना के विजिट पे गए थे। तो कह रहा है कि ना आफ्टर नेहरू, नेहरू जी के बाद द प्राइम प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे ये चीज पढ़ना है आपको, एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन चाइना विजिट गया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री? बिल्कुल नहीं। इंदिरा गांधी? नहीं। राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका ऑप्शन है राजीव गांधी। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम अटल जी भी गए थे, पिछले साल के बच्चे बता रही हूँ। जी बिल्कुल अटल जी गए थे, बट अटल जी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे। और यहाँ पे पूछा है कि भई दूसरा कौन प्राइम मिनिस्टर है? तो यहाँ पे ध्यान को ध्यान रखना है कि एक ही पर्सन है, लेकिन उनकी पोजीशन के कारण जो है वो अटल जी भी गए थे, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सम प्रोविजन रिगार्डिंग, जो आर्टिकल 51 जो आपकी बुक में साइड में बॉक्स बना हुआ उसमें से क्वेश्चन को उठाया गया है कि आर्टिकल 51 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बताता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी समझ आए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के बारे में हमें बताता है। चाइना मेड ए सडन अटैक ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर जो चाइना ने सडनली अचानक से जो अटैक किया था वो कब किया था? इसका आंसर है अक्टूबर 1962। 1962 तो सब बच्चों को याद रहता है, बट अक्टूबर 1962 ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश एमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बांग्लादेश कब एक इंडिपेंडेंट देश बना? तो इस पूरे सेशन के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, जल्दी से आपको चैप्टर को दोबारा से रीड करना, ढूंढकर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं साथ से 1-2 क्वेश्चन क्यों छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट कम से कम चैप्टर को पढ़े तो सही। जिसने पढ़ा हुआ है वो खुद ही इसका आंसर बहुत आराम से दे सकता है, नहीं पढ़ा तो आप लोग कम से कम बुक में ढूंढेंगे तो सही, और इसी बहाने आप लोग एक बार दोबारा से चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 15 और 21 का। हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो सोचता है मैं क्यों लिखूं? भैया लिखने से आपको ही फायदा, मुझे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि शायद आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, या नहीं आपको आंसर पता तो एटलीस्ट वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नहीं मिला या जो भी दिक्कत हो। तो फिर हम लोग जब भी चैप्टर का लाइव सेशन लेंगे उसमें इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका काम है सबसे पहले आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और ढूँढेंगे। अगर एक बार से 2 बार चैप्टर रीड कर लिया होगा तो इसका आंसर आप लोगों को साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949 में चाइना में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, कौन सा देश था सबसे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो रिकॉग्नाइज किया था? आंसर है इंडिया। और वही रीज़न है कि इंडिया और जो है नेहरू जी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे चाइना से, और कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था चाइना हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा, बट चाइना का नेचर हर कोई जानता ही है। कह रहा है गिव नेम ऑफ द 2 प्रोविंस व्हिच आल्सो डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया के कारण 2 स्टेट जो थे वो भी उनका भी डिवीजन हुआ था, उनके बंटवारे हुए थे। तो वो 2 स्टेट कौन से थे? इसका आंसर है पंजाब और बंगाल। और सबसे ज़्यादा जो बुरा हुआ वो इन्हीं जो एरिया में रहने वाले लोग थे उनके साथ, क्योंकि उनको आज़ादी के दिन तक नहीं पता था, कुछ घंटे पहले उनको अल्टीमेटम देके वहाँ से उनको हटने के लिए कहा गया। कह रहा द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज़ अपॉइंटेड, किस साल बनाए गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो इसका आंसर 1953 में। नेक्स्ट है कि अब देखिए कि इसमें छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। हालाँकि इस पैराग्राफ में आपको सारे आंसर नहीं मिलेंगे। जिसने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, जिसको चैप्टर से अच्छे से नॉलेज होगा, वही इसका आंसर कर सकता है। बट पैराग्राफ देखकर आपको बेसिकली बता दिया जाता है कि भैया ये चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि दस इट वाज डिसाइडेड दैट वाज टिल देन नोन इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्री, कि भैया इंडिया को 2 भागों में बाँट दिया जाएगा, एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। सच अ डिवीजन वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, ये जो डिवीजन था ना केवल पेनफुल था बट आल्सो डिफिकल्ट टू डिसाइड टू इम्प्लीमेंट। भैया बहुत मुश्किल था कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कहने को तो बहुत आसान था कि ठीक है जहाँ-जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में उसको काट कर अलग से पाकिस्तान बना दे, बाकी वो हिंदुस्तान राज्य, बट इम्प्लीमेंट करना, रियल में उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो प्रिंसिपल रिलीजियस मेजॉरिटीज द बेसिकली मीन्स द एरिया वेयर द मुस्लिम इन मेजॉरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, की जहाँ पे ज्यादा लोग मुस्लिम होंगे उसी को पाकिस्तान
बना दिया जाएगा। द रेस्ट ऑफ द स्टे विद इंडिया, बाकी जो रहे इंडिया के साथ रह जाएगा। द आइडिया माइट अपीयर सिंपली, देखने में बहुत सुनने में बहुत आसान लग रहा था, बट इट वाज प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन वो वास्तव में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज वहां की थी। ये 4-5 लाइन देखी बेसिकली हमें बता दिया कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का टॉपिक है। अब देखिए फिर जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जरूरी नहीं इसमें आपको आंसर करेक्ट मिल ही जाएंगे, तो ये चीज समझना, ये नहीं कि आपको 4 लाइन दे देंगे तो आपका आंसर भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 प्रूव टू बी वेरी पेनफुल, वो बहुत ज्यादा पेनफुल क्यों था? तो इसका आंसर है कि बहुत इतनी बड़ी मात्रा में जो एक तरह से अनप्लान ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, देखिए किसी तरह से कोई भी ना जनता तैयार थी ना सरकार तैयार थी, किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में डिवीजन हो जाएगा और इस तरह से लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे। तो ये जो अनप्लान्ड जो भी एक तरह से पार्टीशन हुआ उसके कारण बहुत ज्यादा बुरा हाल लोगों का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर डिफिकल्टी अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? कि देयर वाज नो मुस्लिम बेल्ट टू मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, कि ऐसा कोई एरिया ही नहीं था मुस्लिम ब्रिटिश इंडिया में जहाँ के मुस्लिम की ही आबादी हो। दूसरा, बहुत सारे मुस्लिम एरिया थे जो पाकिस्तान से मिलना ही नहीं चाहते थे। कह रहा ना तो ए प्रॉब्लम थी ना तो बी, ये दोनों ही, तो इसका आंसर है दोनों ही, कि बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही जो थी ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस में आई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन इफ इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड हैड बीन देयर नो पार्टीशन इन इंडिया, अगर इंडिया के 2 टुकड़े नहीं हुए होते तो आज इंडिया का वर्ल्ड में क्या पोजीशन होता? इंडिया वुड हैव बीन अ मच लार्जर नेशन टर्म ऑफ टेरिटोरियल एरिया, टेरिटरी की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा देश होता अगर पाकिस्तान अलग देश ना बना होता, क्योंकि देखिए इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर एक बांग्लादेश बना, ये पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पूरा एक मिलके होता तो कितना बड़ा टेरिटोरियल एरिया इंडिया के पास होता। और इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर वाइटर रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो में इंडिया का एक बहुत एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है कि केवल एक ठीक है, केवल बी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। इसका आंसर है कि दोनों ही करेक्ट है। आज पार्टीशन ना होता तो इंडिया की जो स्टेटस होती वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छी होती। कह रहा है व्हिच लीड टू द डिसीजन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान, कह रहा है किसके कारण पे, कौन से डिसीजन के कारण पाकिस्तान एक अलग देश बना? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रीजन, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है इसमें, ठीक है? तो कह पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो कंपटीशन था इसके कारण हुआ, ठीक है? बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 1940s में, रोल प्लेड बाय ब्रिटिश ने रोल प्ले किया, ये इंट्री गवर्नमेंट का जो फेलियर रिजल्ट है। तो इसका आंसर है बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए 1940s में और जिसके कारण जो है पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट अपना देश बन गया। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, अब दूसरा है सेकंड बुक का ही हमें पैसेज पढ़ना है, चैप्टर मेन पैसेज जो होता है चैप्टर को समझने के लिए, तो कहीं चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं इंडिया एज ए न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, हमने देखा कि इंडिया का जो पॉलिसी है बेसिकली शुरू से ही रहे न्यूक्लियर पॉलिसी कि भैया हमें शांति को प्रायोरिटीज देनी है, हमें जो अपने पावर शो करना नहीं एम है हमारा। हमने न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर सक्सेसफुल जो टेस्ट भी किया था, हमने यही दलील दी थी कि हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हुज क्लियर इंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हमारी पॉलिसी यही थी कि हम पहले कभी भी यूज नहीं करेंगे। बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजन सिक्योरिटी चैलेंजेस द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड एंड चेंज्ड। देखिए पहले की जो सरकार थी उनकी पॉलिसी ये थी, लेकिन अब जो नई हमारी सरकार आई है देश में चैलेंजेस कितने ज्यादा हो गए हैं, प्रॉब्लम्स हो गए, हमारे पड़ोसी देश हम पे कितने ज्यादा, आप हर रोज सुनते हो कि चाइना हमारे में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, इधर से पाकिस्तान हमें परेशान करता है। तो इसीलिए हमने अब अपनी पॉलिसी को थोड़ा रिवाइव कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है? और किस लिए भैया? रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न को देखते हुए। एंड इन एडिशन इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग द मेंबरशिप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एंड ऑपोजिंग पार्टीशन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, ये जो लोगों के साथ पक्षपात की जो सीटीबीटी, एनपीटी, ये सब क्या है कि देखो बड़े-बड़े सुपर पावर क्या खुद तो परमाणु परीक्षण कर लेते हैं, न्यूली जो भी उनको बनाना होता है बना लेते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे देश होते हैं उनके ऊपर इस तरह की वो बैन लगाए थे कि वो अपने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो एक तरह से आप खुद कर सकते हो लेकिन दूसरे देशों को नहीं करने थे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी नेहरू जी से लेकर आज तक हमारे जो भी लीडर्स हैं, सभी इस चीज़ को जो है कभी भी पसंद नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को। ये सब चीज़ों के कारण भारत ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है? कि व्हाई वाज़ पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ वाज़ रिव्यूड एंड चेंज, कि भारत ने क्यों इस पॉलिसी को दोबारा से रिव्यू किया और उसको चेंज कर लिया? तो इसका ऑप्शन है कि इंडियाज़ रीजनल नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ पैरामाउंट, कि भैया इंडिया की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी और रीजन के कारण कि इंडिया को चेंज करना पड़ा। देखिए जैसी परिस्थिति थी उसके हिसाब से हमें अपनी पॉलिसी में भी बदलना पड़ता है। आपको पता होगा कि पहले जो पाकिस्तान है उसको हमारे इंडिया का कोई खतरा नहीं था, वो क्योंकि उसको मानता था कि हम उसको मारेंगे, पाकिस्तानियों को भारत जो है मतलब हमको जवाब नहीं देगा।
लेकिन अब पाकिस्तान जो भारत से बहुत डरता है, उसे पता है कि यहाँ पे मोदी सरकार बैठे हुए हैं और मोदी सरकार जो है वो नहीं आपने मूवी का डायलॉग सुना ना कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता और जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ, ऐसा कुछ करके है सलमान खान की मूवी का डायलॉग। तो मोदी जो है आपको पता है कि जरूर नहीं कि वो जो बोले कि वही करेगा, जो वो नहीं बोलता वो भी करता है। और हमारे बगल में जो इमरान खान बैठे हुए हैं, उनको मोदी की सरकार की ताकत का अंदाजा बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो अपनी भी पॉलिसी आप चेंज करोगे, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए हर देश को जो है अपनी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने का अधिकार है, चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो। कह रहे इंडिया वांट टू एंश्योर इन अ प्लेस इन, आपको पता है कि जो इंडिया है वो किस में अपना प्लेस ढूंढ रहा है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज्यादा भारत जो है उसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि वो बहुत अच्छा दावेदार है, जो जो क्राइटेरिया है वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सीटीबीटी। सीटीबीटी का करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और ये जो पॉलिसी है, ये जो ट्रीटी है, एक तरह से नेहरू जी ने भी इसको अपोज किया था कि ये जो किस तरह की जो ट्रीटीज है गरीब देशों या डेवलपिंग देशों पे अमीर देशों के द्वारा लगाया था, और ये पूरी तरह से क्या है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है और इसका अपोज उन्होंने किया था और आज भी भारत भी इसको अपोज कर रहा है। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिट्रेट इट डिसॉल्व इन, भारत की जो पॉलिसी है वो क्यों उन्होंने दोबारा से बना? तो इसका आंसर है एस्टैब्लिशमेंट डिसआर्मामेंट ए रीजनल पीस। भारत जो है डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि हथियारों को जबरदस्ती आपको कंपटीशन में नहीं जाना है, उस पर कंट्रोल करना है और साथ ही साथ अपने रीजन अपने एरिया में जो भी है शांति बनाए रखना है। जैसे कि आपको पता है सार्क में भारत सबसे बड़ा देश है। भारत शुरू से ही शांति को ही प्रमोट करना चाहता है और हमेशा से इसकी पॉलिसी रही है, कभी भारत ने किसी देश पे पहले अटैक नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हमने इसको कड़ा मुकाबला जरूर किया है। लेकिन अब जो है पॉलिसी बदलना पड़ेगा। अगर हमें सामने वाला देश पहले हमको मारता रहे फिर हम जवाब दें, इससे बेटर है कि हम उसकी पॉलिसी को पहले समझ के उसका जवाब दें, तो वो ज़्यादा हम अच्छे पोज़ीशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ ड्राइवन बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट करता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, इसमें से कौन-सा गलत है? तो इसका आंसर है अलायंस बिल्डिंग। भारत इन पे बिलीव नहीं करता अलायंस बिल्डिंग पे। जैसे कि पहले के टाइम में आपको पता है जब ग्रुपिज़्म का दौर स्टार्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो देश में अलायंस बिल्डिंग बने थे, नाटो बने थे, वार्सो पैक्ट बना था। भारत इस तरह के अलायंस बिल्डिंग के पक्ष में नहीं है। बाकी जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन बिल्कुल उसका है, फॉरेन पॉलिसी का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ ये भी है, नेशनल इंटरेस्ट। तो ये जो है इसका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे देखा हमने कि हमने पैसेज के बेसिस पे भी क्वेश्चंस किए, हमने सिंपल जो क्वेश्चंस थे उसमें भी एमसीक्यूज़ लिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, देखिए कार्टून के बेस पे भी आपके क्वेश्चंस आएँगे। मैं तो ऑलरेडी वैसे बना चुकी हूँ, बट फिर भी इस साल के बच्चों के लिए कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में अगर कार्टून कैसे पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक राय चाहूँगी कि जितने भी हमारे 6 के 6 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ में एक साथ कार्टून बना दूँ या चैप्टर वाइज़ अलग-अलग कार्टून बनाऊँ। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल में मैं चाहती हूँ वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाए, ताकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस पे बिल्कुल फ्री हो जाओ कि हाँ, पॉलिटिकल साइंस की पूरी रिवीजन हो चुकी है, बस अब आपको पेपर सॉल्व करना है। वीक में 1-2 पेपर सॉल्व करते रहेंगे, बाकी जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उस पे ज़्यादा फोकस आप लोग करेंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि शाम आज जो है 9 बजे जो रात है बेसिकली रात 9 बजे हम लोग हिस्ट्री के लाइव क्लासेस लेंगे, सेकंड बुक भक्ति सूफी ट्रेडिशन। पहले 15 मिनट में डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चों के, अगर होंगे तो आई होप बच्चों के डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने 2 बार इस चैप्टर की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। और बाकी जो नए एमसीक्यूज़ हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे, असर्शन रीज़निंग क्वेश्चन करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन्स करेंगे। पूरा चैप्टर जो है भक्ति सूफी ट्रेडिशन को आज खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग हिस्ट्री के नेक्स्ट जो भी लाइव सेशन होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के रिवीजन करेंगे, रिवाइज विथ मी सीरीज, इस तरह से हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी आज से। तो जो भी यहाँ पे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, रात को 9 बजे आप लोग लाइव में क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और जो भी आपके डाउट्स है आप लोग डायरेक्ट सामने मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।